हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि लोग एक देश के लिए रिसोर्स की तरह हो सकते हैं। जैसे आपके देश में आयरन, कोल, ये सब रिसोर्स होता है, उसी तरीके से लोग भी एक रिसोर्स हो सकते हैं। पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट, यानी लोग एक देश के लिए एसेट हो सकते हैं रैदर देन ए लायबिलिटी। तो लायबिलिटी और एसेट के बीच का डिफरेंस आप ऑनलाइन भी सर्च करिएगा, अपनी तरफ से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। एसेट क्या होता है? जब आप पैसा इन्वेस्ट करें किसी चीज़ में और वो रिटर्न आए उस इन्वेस्टमेंट पे आपके, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया या एक घर हो गया। वहीं पे लायबिलिटी क्या होती है? जैसे कार, बाइक, आपका सेल फोन, ये सब चीज़ें आपके लिए एक लायबिलिटी के रूप से हैं। आप एक बार पैसा इन पे इन्वेस्ट करते हैं और बार बार पैसा लगता रहता है, फ़ोन में रिचार्ज के रूप में, बाइक और कार में पेट्रोल, इंश्योरेंस और इस तरीके से। यही कार आपके लिए एसेट भी हो सकती है अगर आप इसको उबर या फिर ओला पे चला दें और ये एक तरीके से टैक्सी सर्विस का काम करने लग जाए। तो उस केस में आपकी कार एक क्या हो गई? आपकी एसेट। बट अगर नॉर्मल आपने गाड़ी खरीद के रखी हुई है और चला रहे हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि बार बार वो आपसे इन्वेस्टमेंट लेती रहेगी। So population become human capital when there is an investment made in the form of education, training, medical care। ये तीन टर्म आप इस चैप्टर से रिलेटेड जरूर याद रखें। पहला एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर। यानी अगर आबादी के इन तीन चीज़ों का बहुत बढ़िया से ध्यान रखा जाए तो लोग एक एसेट बन सकते हैं और एक, हम उसे बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज जो उनमें एक तरीके से एक लंबे समय में उनके अंदर इम्बॉडीड कर दिया, यानी निहित कर दिया गया हो। ठीक है, चलिए। People as a resource is a way of referring to a country's working population in term of their existing productive skill and ability। यानी उनके अभी क्या क्या स्किल्स हैं और क्या क्या एबिलिटी है, उसी के बेसिस पे हम लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन में डालते हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, एम्फोसिस इज एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू देयर क्रिएशन ऑफ जीएनपी। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या क्या उनका इनपुट है, यानी क्या वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज ऑल्सो इज अ रिसोर्स। वही जो मैं आपको कह रहा था, जैसे कोल और आयरन, ये सब चीज़ें किसी देश का एक रिसोर्स होती है, उसी तरीके से लोग भी एक देश का रिसोर्स हो सकते हैं। उसे ही हम बोलते हैं अ ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। यानी जब देश की आबादी बढ़ रही होती है तो लोग कहते हैं आबादी बढ़ती चली जा रही है, ये खतरा है। वहीं अगर आपकी देश की आबादी पढ़ी लिखी हो, हेल्दी हो और मतलब प्रॉपर तरीके से वो स्किल रखते हो अपने पास, तो वही आपके देश का एक एसेट हो सकता है और देश बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। यानी हम उसे human capital formation बोलेंगे जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और हेल्दी होंगे। that adds to the productive power of the country just like physical capital formation। ठीक है। Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital। यानी जैसे आप कोई बिल्डिंग खरीदते हैं या फिर गोल्ड की, जैसे अभी हमने बात किया, जैसे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे रिटर्न आता है, उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल भी है। ह्यूमन में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे किस किस रूप में? एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, तो वो भी आपके लिए रिटर्न लेके आएगा। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम। यानी लोग ज़्यादा अच्छा इनकम अर्न करेंगे बिकॉज of their higher productivity of the more educated or the better trained person as well as higher productivity of healthier people। ठीक है। यहाँ पे नीचे उसी का एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन और आईटी रेवोल्यूशन उठा लीजिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, लोगों ने नॉलेज गेन किया और किसी ने उसके ऊपर काम किया और सोचे उस एक फिक्स लैंड से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमने करना चालू किया। ये कब पॉसिबल हो पाया? जब नॉलेज लगाया लोगों ने अपना। ठीक है। आईटी रेवोल्यूशन भी उसी का पार्ट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने ट्रेनिंग दिया लोगों को, कंप्यूटर से रिलेटेड लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और मेडिकल केयर अच्छा रहा तो आईटी रेवोल्यूशन भी हुआ। तो वही तीन चीज़ें यहाँ फोटो लगाई है। एक तरफ अगर आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, आपको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, साथ ही साथ अगर आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाए, यानी अगर आप हेल्दी रहें। ऐसा नहीं कि बड़े हो गए और आपको इलाज दिया जा रहा है, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक हेल्दी आबादी की। ठीक है। Not only do the more educated and healthier people gain through their higher income, society also gain in indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spread
to those who also themselves were not directly educated or given health care। यानी अगर जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, हमारे देश में आज 144 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब एक बड़ी आबादी पढ़ लिख लेती है तो उस बढ़ी लिखी आबादी का फायदा सिर्फ उनको ही नहीं है कि वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, उससे उन लोगों को भी फायदा है जो पढ़ लिख नहीं पाए। ठीक है। In fact, human capital is one way superior to other resources like land and physical capital। यहाँ ये बताना चाहते हैं, जैसे किसी देश के पास एक लैंड है और कोई फिजिकल कैपिटल के रूप में बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, उससे भी बेहतर है ह्यूमन कैपिटल। कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल, यानी जमीन और पैसे का भी इस्तेमाल बहुत बढ़िया से कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स, अगर वो पढ़े लिखे हैं। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। बिल्कुल सच बात है। बगल में हमारे किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, आबादी उनकी उतनी एजुकेटेड नहीं है, उतना उन्होंने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पे उतना इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आबादी होते हुए भी उनके लिए वो कोई बढ़िया सौदा नहीं है। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए और एक तरफ रशिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ के आसपास है, वहीं रशिया की आबादी 14 करोड़ के आसपास है। इस नज़रिए से तो पाकिस्तान को ज़्यादा महान देश बन जाना चाहिए था रशिया के केस में। ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी आबादी पे इन टर्म ऑफ एजुकेशन और समय इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बहुत सारे रिसोर्सेस होते हुए भी देश पिछड़ा रह गया। ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ध्यान दिया जाए तो लैंड और कैपिटल का बेहतर रिजल्ट होगा, और लैंड और कैपिटल अपने आप भी यूजफुल नहीं हो सकते। फॉर मैनी डेकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी। बिल्कुल सच बात है, देश आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, खाने की भी कमी थी, तो इसलिए आबादी को एक लाइबिलिटी के रूप में देखा जाता था rather than a asset। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ burden फॉर द इकोनॉमी। It can be turned into a productive asset by investment in human capital, for example by spending resources on education and health for all, training of industrial and agriculture worker, in the use of modern technology, useful scientific researches and so on। मतलब हम अपनी आबादी को ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अपने देश का ही एग्जाम्पल उठाइए, पिछला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा है कि ज़मीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र इन सब के मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड रिजल्ट कर पाए। साथ ही साथ अगर हम सबके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह बना पाए, सबकी हेल्थ का ध्यान रख पाए, फार्मिंग और एग्रीकल्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ कर पाए, जैसे आजकल मैपिंग के थ्रू आप अपने खेत वगैरह को देख सकते हैं, साथ ही साथ अपने सॉइल टेस्टिंग वगैरह करा के कि हम क्या चीज़ उगाएं जिससे बेहतर रिजल्ट ले पाएँ। तो इस तरीके से अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे काम करेंगे तो यही बात कर रहा है कि हम प्रोडक्टिव एसेट के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। यहाँ दो एग्जाम्पल दिया गया है आपके बुक में, पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ेगा, लेकिन उसका सार एक रूप में यही है कि फैमिली के बारे में समझाया गया है कि एक फैमिली है सकल, दूसरी फैमिली है विलास। सकल के पिताजी फार्मर थे, उन्होंने फार्मिंग किया और साथ ही साथ अपने बच्चे को कंप्यूटर से रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दिया, तो उनका बच्चा भविष्य में जाके आईटी फील्ड में जॉब करने लग जाता है और काफ़ी बेहतर अर्न करके वो अपनी मतलब लाइफ में खुश है। वहीं दूसरी तरफ विलास की फैमिली की बात की गई है। विलास के फादर मतलब फिशिंग करते थे, बट ड्यू टू सम रीज़न उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनकी माताजी मछली मारने लगी। ठीक है, मछली मार के लाते थे, तो एग्जाम्पल के लिए शायद उसमें 150 या ऐसे कुछ रुपए दे रखे, कितना बस वो अर्न कर पाती थी। अब उनकी भी तबीयत ज़्यादा ठीक है नहीं, तो बेटा भी उनके साथ जाता है और फिशिंग वगैरह करता है और साथ ही साथ उनको सेलिंग में हेल्प करता है। बट बुक में अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो बताया गया है कि बेटे को अर्थराइटिस हो गया, यानी घुटने में दिक्कत होने लग गई है, जिसकी वजह से वो भी अब हेल्दी नहीं है। तो इन दो स्टोरी को मतलब एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट किया गया था इसके एजुकेशन पे, तो ये बेहतर कर पाया और ग्रो कर रहा है समाज के लिए, या फिर कह लीजिए देश के लिए एसेट बन गए। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ हमारे ये विलास भाई साहब हैं, इनके पारिवारिक हेल्थ ना अच्छी रहने की वजह से और इनकी खुद की पर्सनल हेल्थ ना अच्छी रहने की वजह से ये देश के ऊपर एक लाइबिलिटी के रूप से बन गए हैं। कैसे? ये देश के रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, लेकिन इनपुट उतना मतलब एक तरीके से उस इनपुट का कोई आउटपुट नहीं आने वाला। वो चाहे वो सरकारी स्कूल में जाए या सरकारी अस्पताल में जाए, देश का एक लाइबिलिटी का एक रूप बन गए हैं, ना कि एसेट। In case of Sakal, several year of education added to the quality of labor, वही मैं जो मैंने बताया आपको, this enhances total productivity add to the growth of the economy, this in turns plays the individual मतलब
बंदे को रिटर्न में क्या क्या मिलता है, थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ना तो उन्हें पढ़ाई लिखाई मिल पाई। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। henceforth he draws the same salary of unskilled laborer as his mother, यानी अपनी माता की तरह एक अनस्किल्ड लेबरर की तरह ही वो वही 150 रुपये या जो भी बुक में एग्जाम्पल दिया गया वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स विया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, यानी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप पढ़ लिख लेंगे तो आपको एक सर्टेन फील्ड या फिर सर्टेन चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप अपनी हेल्थ रखेंगे तो जिस भी आप कंपनी के लिए काम करेंगे वो कंपनी आपको लॉन्गर टर्म में अपने साथ रखना चाहेगी, क्योंकि आप हेल्दी हैं, बीमार नहीं पड़ रहे। वहीं आपके साथ समझिए कोई सेम आपका कोई फ्रेंड है, पढ़ लिख के जॉब में तो चला गया लेकिन आए दिन बीमार रहता है, तो ऐसा बंदा कंपनी के लिए एक बोझ के रूप में हो गया, क्योंकि रोज रोज छुट्टी मारता है। कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इससे कहीं ना कहीं डाउन होगी। तो यहाँ आगे बताया गया, दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। A child too, with investment made on her education and health, can yield a high return in the future in form of higher earning and great contribution to the society। जो मैंने यहाँ इमेज दिखाया कि एक बच्चा यहाँ छोटा सा प्लेन उड़ा रहा है, फ्यूचर में चल के मान लीजिए वो पायलट बन जाता है, तो पढ़ाई लिखाई का जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट रहा है वो भविष्य में एक बेहतर इनकम के रूप में आया और समाज के लिए भी बढ़िया है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं उनको समझ में आ चुका होता है समय के साथ कि हाँ बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, तो वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं पढ़ाई में। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस, यानी एक अच्छी साइकिल चालू हो गई यहाँ पे। साइकिल इन द सेंस कि जैसे जीवन का एक पहलू समझिए, माँ बाप थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, वो आगे ट्रेनिंग लिए, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उनके बच्चे हुए तो उनको भी वो आगे बढ़ा के पढ़ा लिखा के एक हेल्दी बना के फिर वो भी जॉब करके वो और इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक परिवार का एक अच्छा साइकिल के रूप में ये स्टार्ट हो गया कि सब लोग पढ़े लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वहीं एक विशेष साइकिल बन जाती है, मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट हु देमसेल्व्स अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन कीप देयर चिल्ड्रन इन सिमिलरली डिसएडवांटेज्ड स्टेट। जो अभी हमने देखा हमारे यहाँ पे विलास के केस में, क्योंकि माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने कभी अपने बच्चे पे ना तो इन्वेस्ट कर पाए, साथ ही साथ हेल्थ खराब रहने की वजह से और भी फोकस नहीं कर पाए। कंट्रीज लाइक जापान, बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है जापान हमारा, हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। अगर हमारे देश के कंपेयर करेंगे, जापान के पास बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोल, आयरन, डायमंड, गोल्ड सब कुछ लगभग दुनिया में जब लगभग जितने रिसोर्स हैं वो सारे हैं। लिथियम नहीं था, वो रिसेंट डेज में पास्ट फ्यू ईयर्स में हमारे यहाँ लिथियम के रिजर्व भी मिल चुके हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्स हैं। वहीं जापान को उठाइए, जापान आइलैंड नेशन है, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, फिर भी वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में से आते हैं वो। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड और रिच, they import the natural resource they needed in their country। Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich और developed। ठीक है, तो उन्होंने अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया एक तरीके से समझिए लोगों पे, जिसका वो रिटर्न आज देख रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बारे में बात की गई है और मार्केट नॉन मार्केट एक्टिविटी फिर विमेंस के बेसिस पे इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। कह रहा वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर जो भी नेचुरल चीज़ों से संबंधित होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम सेकेंडरी के अंदर डाल सकते हैं, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कोई शर्ट बनाने से रिलेटेड हो, बिस्किट हो, ब्रेड हो, कुछ भी, यानी नेचुरल चीज़ों से हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। टर्शरी सेक्टर आ जाता है जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारे जो सर्विस देने से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारे टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। दीज एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, यानी राष्ट्र की आय में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी दो पार्ट हैं, एक है मार्केट और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी। यानी मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रेम्युनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स
एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, यानी जो एक्टिविटी परफॉर्म किया जाए पे के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए, उसे हम मार्केट एक्टिविटी बोलते हैं। These include production of goods or services, including government service. नॉन मार्केट एक्टिविटी कौन सी है? जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाए। These can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed asset, यानी जो भी काम हम अपने सेल्फ के लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन जिसमें भी हम पे या फिर प्रॉफिट के लिए करेंगे वो मार्केट एक्टिविटी बोला जाएगा। कह रहे ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। बिल्कुल सच बात है। हम हर परिवार में कहीं ना कहीं, इंडिया में तो आपने देखा ही होगा कि काम को लेके मेन एंड वुमेन के बीच में कहीं ना कहीं मेंटली कई चीज़ें सेट है, बटी हुई। वुमेन जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड। गांव के केस में जैसे समझा रहा है कि आदमी लोग खेतों में काम करने जाते हैं, महिलाएं घर पे देखभाल करती हैं। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमेन घर में कितना मर्जी काम कर ले, उनको उसकी कोई पेमेंट तो मिलता नहीं है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। राष्ट्र आय में भी उसको नहीं देखा जाता। वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करे, खेती में काम करे या कहीं भी। Their earning is like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. Similarly, उनका भी education, उनका skill depend करता है कि उनकी earning कितनी होगी। Education help individual to make better use of the economic opportunity available before him. यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा तो अपने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से वो अर्निंग कर लेगा। Education and skill are major determinant of the earning of any individual in the market. अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मेगर एजुकेशन। हमारे यहाँ पास्ट में तो काफ़ी बुरा रिकॉर्ड रहा है कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कराया गया। एंड लो स्किल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी लो रही है। women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. वही जैसे कंस्ट्रक्शन साइट और ये सब बात करते हैं ना, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी बांट सकते हैं, तो ज़्यादा आबादी अनऑर्गेनाइज में काम कर रही है। वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मेगर, यानी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ लीगल प्रोटेक्शन भी उतना नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इर्रेगुलर एंड लो इनकम, यानी महिलाएं जहाँ पे काम कर रही हैं, एक तो वहाँ इनकम इर्रेगुलर है, यानी रेगुलरली वहाँ जॉब नहीं रहती है, एंड लो इनकम भी है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी। महिलाएं जहाँ काम कर रही हैं ना तो वहाँ मैटरनिटी लीव है, ना चाइल्ड केयर है, ना सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। लेकिन ज़्यादातर जैसे मेरे व्यूअर्स हैं वो शहरों में रह रहे होंगे, वो बोलेंगे कि यार हमारे घर में दीदी या मम्मी या कोई जॉब करता है, उनके यहाँ तो फैसिलिटी है। क्योंकि आपके घर में जो भी हो सकता है महिलाएं काम कर रही हो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाना होता है, जहाँ पे मैटरनिटी लीव मिलना जरूरी है, चाइल्ड केयर के लिए अलग से पेमेंट मिलती है। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में जो लोग होते हैं उनको तो ट्यूशन फीस भी, कई एक सर्टेन पोस्ट पर ट्यूशन फीस भी मिलती है कि आपके बच्चे की ट्यूशन फीस भी, ठीक है। अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी। चलिए, हाउएवर वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन, वहीं महिलाएं अगर पढ़ लिख लेती हैं और स्किल बेहतर गेन कर लेती हैं, आर पेड एट पार विद मेन, यानी कई जगह पे आप देखेंगे महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा कमा रही होंगी। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। Some women have entered administrative and other services, including job that need high level of scientific and technological competence. ठीक है, तो महिलाएं अब कहीं ना कहीं केवल टीचिंग और मेडिसिन तक नहीं रही हैं, लगभग सभी फील्ड में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है बताने के लिए। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी आबादी की हम क्वालिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ द पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। यानी लोग कितने पढ़े लिखे हैं किसी देश के, उनकी सेहत कैसी है और उनके पास स्किल, वही जो शुरू से हम अभी तक 3 वर्ड देख रहे हैं, मैंने बोला ना उन्हीं 3 वर्ड के आसपास ही आपका चैप्टर ज़्यादातर रिवॉल्व करता है, ठीक है। एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। द द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। आबादी अगर पढ़ी लिखी है तो देश का जो ग्रोथ रेट है वो बेहतर होगा। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। बिल्कुल, जैसे हमने एसेट और लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस देखा, तो पढ़े लिखे लोग हैं और हेल्दी हैं तो वो देश के लिए एक एसेट का काम करेंगे। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं और इलिटरेट हैं तो वो देश के ऊपर एक लाइबिलिटी होंगे, बोझ की तरह हो जाएंगे। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनके, मतलब चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल के थ्रू हो या जिन भी सुविधाओं के जरिए हो। अब चलिए, तो हमारे यहाँ 2 टॉपिक एजुकेशन और हेल्थ, फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक एजुकेशन। Sakal education is the initial year of his life bore him with the fruit later year
इन टर्म ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी, जो हमने अभी एग्जांपल देखा, वी सॉ एजुकेशन वाज एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल. इट ओपनड न्यू होराइजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू aspiration and developed values of life. Not only सकल education contribute toward the growth of society also, it enhances the national income, यानी राष्ट्र की आय में भी ये असर डालती है. Cultural richness and increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. तो लड़कियां भी पढ़ने लिखी जाए, इसके लिए सरकार अलग से जोर डालती है. ठीक है, तो यहाँ बस वही बताने की कोशिश है. देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय. नवोदय विद्यालय देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने की कोशिश है गवर्नमेंट की, जिससे सभी लोग पढ़ पाएँ. Vocational stream have been opened to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skill. यानी सरकार अब कंप्यूटर और बाकी सब चीज़ों की तरफ भी लोगों को आगे मोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स भी सीख पाएँ. द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड. यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद तो नहीं, ये 1951 के आसपास का डाटा है, यहाँ पे मिसिंग है. ₹151 करोड़, जब 1951 के करीब 151 करोड़ जब इनिशियल हमारा बजट था पढ़ाई लिखाई पे, वहीं अब हमारा है ₹99,300 इन 2020 एंड 21. अब अपने आसपास के देशों से कंपेयर करेंगे इन द टोटल टर्म्स ऑफ देयर जीडीपी, तो ये काफ़ी लो लगेगा आपको, लेकिन हमारी आबादी के हिसाब से अभी ये बजट चल रहा है, इसके थोड़ा ऊपर होगा. बट स्टिल अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अपने पड़ोसी देश से, जैसे चाइना, क्योंकि कंपेयर करना है तो हम किसी इंक्रीजिंग वाले से कंपेयर करेंगे. उनका टोटल जीडीपी देखिए कितना है, वहीं अपनी जीडीपी देखिए. अब जीडीपी टू रेशियो देख लीजिए कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से एजुकेशन में. वहीं आप अपना उठाएंगे तो आप चौंक जाएंगे नतीजे देख के. हो सके तो आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिखने का कोशिश कीजिएगा. ठीक है. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64 टू 3.1 एंड रिमेन्ड स्टेगनेंट. यानी आज भी ठहरा हुआ है ये 3% के आसपास ही हमारे जीडीपी के. द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज जीडीपी हैज डिक्लाइन टू 2.8. यानी ये जो 3% था ये भी घट के 2.8 के आसपास आ चुका है. द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड. यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1951 में, तो लगभग 18% के आसपास थी ओवरऑल लिटरेसी, जिसमें से मेल ही ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे. अब 2018 का डाटा आपको दिया गया है 85%. ठीक है, कि 85% मेन वेमेन का एक मिक्सचर के रूप में, कि इतनी बड़ी आबादी अब हमारी पढ़ी लिखी गिने जाती है. लेकिन हमारी लिटरेसी गिनने का तरीका भी गड़बड़ है, कि 7 साल से ऊपर जो भी एक भाषा में पढ़ लिखे या बोल सके उसे लिटरेट बोल देंगे. तो ये कोई लिटरेसी कहना गलत होगा, क्योंकि हमें इसके लिए कुछ और मेजर अपनाने होंगे. लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट. ये केवल अधिकार नहीं है, इट ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म दियर ड्यूटीज एंड एंजॉय दियर राइट प्रॉपर्ली. यानी पढ़े लिखे होंगे तो आपको अधिकार के बारे में पता होगा, क्योंकि देखिए अगर आप 10वीं तक पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी आप जानकारी प्राप्त कर चुके होते हैं. तो उस तरीके से समझिए देश के लेवल पर आप अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेंगे. हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. लिटरेसी अमंग मेल इज नियरली 16.1% हायर देन फीमेल, एंड इट इज़ अबाउट 14.2% हायर इन द अर्बन एरिया एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज. ठीक है, यानी महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, वही यहाँ बताने की कोशिश है. एज पर 2011 सेंसस, क्योंकि अभी रिसेंट वाला सेंसस तो हुआ नहीं है. जियो का लास्ट चैप्टर वाली वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि क्यों अभी रिसेंट सेंसस नहीं हुआ है. As per 2011 census, literacy rate varied from 94% in Kerala to 62% in बिहार. ठीक है, तो केरला में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार में कम. इतने प्राइमरी स्कूल खोले जा चुके हैं 2019-20 के अकॉर्डिंग. Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by poor quality of schooling and high dropout rate. बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का उतना बेहतर लेवल भी नहीं रहा है और बच्चे उतना पढ़ना भी नहीं चाहते. ठीक है, और कोविड के बाद तो कुछ ज़्यादा ही असर दिख गया है. समग्र शिक्षा इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th with the broader goal of improving school effectiveness measured in term of equal opportunity from school for schooling and equitable learning outcome. यानी समग्र शिक्षा के जरिए सबको पढ़ाई लिखाई मिले और सब लोग बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई का यूज़ कर पाएँ, उसकी कोशिश है. The scheme envisage the school as the continuum from preschool, primary, middle to secondary level and attempt to ensure inclusive and equitable quality education from preschool to secondary stage in accordance with the sustainable development goal. अब ये sustainable development goal क्या है?
ये मतलब टोटल 17 SDG करके है, अगर आपने स्कूल में सुना है तो ठीक, वरना ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जिसमें फोर्थ नंबर पे आता है हमारा क्वालिटी एजुकेशन, यानी वर्ल्ड के लेवल पे सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इस स्कीम के अंदर भी वही है कि SDG का पार्ट लेते हुए कि प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी स्टेज तक सबको पढ़ाई लिखाई बेहतर से प्राप्त हो पाए। मिड डे मील स्कीम भी इसी के लिए इम्प्लीमेंट किया गया, to encourage attendance and attention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the literate population of India, यानी लोग इसका असर, मिड डे मील्स का असर लिटरेट पॉपुलेशन पे भी पड़ेगा, यानी लोग ज़्यादा पढ़ लिख पाएंगे, लोग ज़्यादा स्कूल में अटेंड करेंगे। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर इज़ 27%, यानी जब जैसे 12th आप पढ़ लेंगे तो 12th के बाद क्या आप उससे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या नहीं, उसकी बात हो रही है। विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज, यानी दुनिया के एवरेज के आसपास ही है ये। द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, adoption of state specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology. There is also focus on distance education, convergence of formal non formal distance and IT education institution, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश है गवर्नमेंट की, बस यही अर्जी फर्जी बातें यहाँ लिखी हुई है। अब एजुकेशन की बात तो हमने कर लिया, अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस, यानी देखो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी होती है वो कमाने के लिए बैठी है, क्या वो किसी अनहेल्दी बंदे को रखेगी जिसकी आए दिन तबीयत खराब रहती है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। केवल बीमारी की बात नहीं है, देखिए कोई व्यक्ति अगर हेल्दी है, या जो भी मेरे लिसनर हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपने अंदर से आप महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे अपने काम के प्रति और आप किसी भी काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। लेकिन अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो आप हर वक्त एकदम ढले ढले से रहेंगे, चाहे आप बेसिक काम भी करेंगे ना तो उसमें भी बिल्कुल रोते हुए सा मुंह बना रहेगा। He or she will not be able to maximize his or her output to overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been priority of the country. यानी सबका हेल्थ स्टेटस बेहतर किया जा सके, ये हमारे देश की टॉप प्रायोरिटी है। Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, nutritional service, a special focus on unprivileged segment of the population. Over the last 5 decades, पिछले 50 सालों में इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in private sector, यानी वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो आपने पढ़ा था, उन तीनों लेवल पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने और मतलब एज अ प्राइवेट सेक्टर को नीड हो चाहे गवर्नमेंट को, दोनों ही लेवल पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में बहुत बढ़िया मैन पावर आज हमारी कंट्री के पास है। देर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव these basic facility, कौन सी, ये जो नीचे यहाँ पे लिखी हुई है। देर आर ओनली 542 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, 313 डेंटल कॉलेज, जस्ट 4 स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये मेडिकल कॉलेजेस यहीं पे ही हैं। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में जाने का खर्चा ही इतना ज़्यादा है कि एक आम आदमी का बच्चा अगर सोचे कि हम पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सौदा है, क्योंकि कई मेडिकल कॉलेजेस में सीट बिकती हैं लिटरली। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो कहने से नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, इसके लिए भी अलग से स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है, कह रहे दीज मेजर्स विच हैव बीन अडॉप्टेड हैव इंक्रीज्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 67.2 ईयर्स, यानी जो आदमी पहले हमारे यहाँ पे 30-40 साल मैक्सिमम जी के मर जाता होगा, तो वहीं पे वो एवरेज एज देखेंगे लोगों की तो वो कितनी है, 67.2। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो बच्चा 1 साल से पहले ही डेथ हो जाती है जिसकी, तो 147 था 1951 में, वहीं 28 है 2020 में। क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, इसके बारे में आप 11th में पढ़ेंगे तो वो छोड़ दीजिए और सीधा आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी बेरोजगारी की। अनएम्प्लॉयमेंट कब माना जाए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो पहले पूरा का पूरा यहाँ स्टार बना लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब, यानी आप में से कोई भी पढ़ लिख के अगर मान लीजिए भविष्य में जॉब ढूंढने जाता है और चाहता है कि मुझे एटलीस्ट इस सैलरी पे एक जॉब मिल जाए,
और जॉब नहीं मिल पा रही है, पढ़ा लिखा होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कब बोलेंगे, लिखा है वही, व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, यानी आप काम करने के इच्छुक हैं, जो भी वेजेस मिल रहे हैं उस पर, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड 15 से लेके 59 की आबादी को ही हम वर्कफोर्स में गिनते हैं। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन, हमारे यहाँ शहरों में अलग, मतलब शहरों में अलग और गांव में अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है। However, the nature of unemployment differ in rural and urban areas. In case of rural, गांव के केसेस में सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अर्बन एरिया हैव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिफरेंस क्या है इनके बीच का, वो समझते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ ईयर, यानी साल के कुछ महीनों में जब लोगों को जॉब नहीं मिलती, उसे हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में हमने यूजुअली देखा है। ठीक है, क्योंकि जब बिजी सीजन होता है तो लोगों के पास जॉब होती है, चाहे सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेसिंग कुछ भी चल रहा हो, तो लोगों के पास जॉब होगी। लेकिन वहीं पे जब ये सब काम नहीं चल रहे होंगे तो लोग खाली होते हैं, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता, तो लोग फार्मिंग से हट के घर के कंस्ट्रक्शन में, रोड वाले जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके साथ जाके जॉब करते हैं, और फिर जैसे सीजनल काम आ जाता है तो अपनी खेती में लग जाते हैं। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, लोगों को देखने में लगता तो है जॉब कर रहे हैं। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, दिस यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेंबर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए, मानते हैं 8 लोगों का परिवार है, 8 के 8 लोग जाके एक खेत में काम कर रहे हैं, जिस खेत में एक्चुअल में 3 लोग मिलके भी काम करते तो काम हो जाता है, यानी जो बाकी 5 लोग एक्स्ट्रा जो यहाँ जाके मेहनत कर रहे हैं, ये एक तरीके से डिस्गाइज्ड रूप से अनएम्प्लॉयड है, यानी ये कहीं और जाके अगर काम करते तो नेट इनकम इंक्रीज होती। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ अर्बन एरिया, यानी शहरों की बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिना। मैनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन, यानी जिनके पास 10 प्लस में है या 10 या 12 प्लस में है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट, यानी 10वीं 12वीं से ज़्यादा तो अनपढ़, अनपढ़ तो नहीं बोलेंगे, बेरोजगार लोग आपको देखने को मिलेंगे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले, क्योंकि डिग्री तो होल्ड कर लिया लेकिन उस डिग्री का या तो यूज़ नहीं है या फिर वो किसी और जॉब की तैयारी में है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो इसका सबसे पहला खराब काम होने वाला है कि इतनी पढ़ी लिखी आबादी होने के बाद भी हम उसका बेहतर यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए उसे बोला गया है मैन पावर का वेस्टेज होना। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लाइबिलिटी, यानी जो देश के लिए एक एसेट थे वो अब लाइबिलिटी के रूप में हो गए। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग यूथ, यानी जब जॉब नहीं लोगों के पास होगा तो वो दुख के एक बहुत तगड़े फीलिंग के बीच में होंगे। People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste, यानी ये great social waste के रूप में भी है। इस चैप्टर का यहीं पे एंड हो रहा है। बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरी वगैरह भी दी हुई है, आप अपनी तरफ से पढ़ना चाहें पढ़िए, वरना इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।